सबसे जरूरी बात जो है हमारी यहाँ पर वो है कि कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस बात को मैं बहुत जोर देकर आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और लास्ट में बने रहना। एक सुपर हैक आप लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद है। अपने रूम में एक प्लानर तैयार करें, वहां पर आपको लिखना है कि मुझे इस डेट को ये चैप्टर रिवाइज करना है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं अभिनीत आप सभी का आज स्वागत करता हूं। एक बहुत शानदार सा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि जो आपका नीट का एग्जाम है वो पूरी तरह से बेस्ड होता है एनसीईआरटी बुक पर। तो हमारे लिए बायोलॉजी में ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, ये एनसीईआरटी की बुक जो है हमारे लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। आज मैं उन बच्चों से बात करूंगा जो इस साल यानी कि 2027 में 2028 में एग्जाम देंगे। यानी मैं आज उन बच्चों को भी बताना चाहता हूं जो अभी 11th में हैं, जो अभी 12th में हैं, या फिर वो बच्चे जो एक साल ड्रॉप लेकर अपने एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। ये सारी बातें सभी के लिए एक जैसी है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए और कैसे एक मास्टर स्ट्रेटजी फॉलो की जाए कि वो आपको पहुंचाए पूरे यानी कि 360 मार्क्स पर। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती यहां पर बच्चे जो करते हैं वो एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ पाते। तो पूरे वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा और लास्ट में बने रहना। एक सुपर हैक आप लोगों के लिए यहां पर मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि हमें किस तरह से एनसीईआरटी को रीड करना है। ये जो बुक है इसको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि यहां पर आप देखिए हमें अलग अलग कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे और ये जो कंसेप्ट्स हैं इन सबको आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे जरूरी बात जो है हमारी यहां पर वो है कि कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, यहाँ पर एलन पर आगाज सीरीज में आपने पढ़ा हो या आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप ध्यान से समझें। पहले आपको कंसेप्ट पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेना है, उसके नोट्स आपको बना लेने हैं। देन आपको आना है कहाँ पर, एनसीईआरटी की रीडिंग पर, एनसीईआरटी के पढ़ने पर। अगला जो मैं आपसे कहूँगा कि आपको पहले बढ़िया से आराम से कंसंट्रेशन के साथ बुक को रीड करना है। फिर आपको यहां पर यह देखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हाईलाइट किया जा सकता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप भूल सकते हैं, तो उन्हें आप क्या करें, हाईलाइट करें। आप यहां पर एक या दो कलर के हाइलाइटर यूज करें, हल्के कलर के हाइलाइटर यूज करें, ताकि जो आपकी बुक है वो एकदम गहरी कलर की ना हो जाए और लास्ट में जब हम उसे देखें तो हमें गिचपिच सा महसूस ना हो। उसके अलावा स्क्रिबल करना है। आप कुछ भी पॉइंट जो पढ़ रहे हैं, कोई मैकेनिज्म, कोई डायग्राम है, तो वहां पर एक रफ पेपर पर उसको थोड़ा बहुत वहां पर लिख लें, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा फिट हो पाए। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा लंबे समय याद रहेगा। आगे हम देखते हैं आपको क्या करना है। एनसीईआरटी के अंदर जो मार्जिन्स हैं वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और समराइज करना है उन पर्टिकुलर लाइंस को। इस बात को मैं बहुत जोर देकर आपको समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हर एक पैराग्राफ जो होता है उसमें कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो आपको याद रहती हैं, आपको पता है। कुछ लाइन ऐसी होती हैं जिन्हें आपने एक बार पढ़ लिया तो ठीक है, आप उन्हें नहीं भूलेंगे। पर कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिन्हें आपको लंबे समय तक याद रखना होता है, जो वहां पर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इन टाइप की लाइंस को अच्छे से रीड करना है और फिर उसको शॉर्ट में वहां पर जो एनसीईआरटी का मार्जिन होता है, दोनों तरफ में आपको स्पेस देखने को मिलता है, वहां पर आप लिख लें। अलग अलग कलर के पेन आप वहां पर काम में लें और उन्हें लिखते जाएं उसी पैराग्राफ के साथ में। अब क्या करना है बेटा, यहां पर मैं आपसे यह चाहता हूं कि एनसीईआरटी को आप ऐसे नोटबुक, ऐसी बुक तैयार कर लें कि लास्ट के दिनों में अगर आप सिर्फ बायो की दोनों एनसीईआरटी को लेकर बैठे हुए हैं तो आपको किसी भी अदर लिटरेचर की जरूरत नहीं पड़े। क्या करना है यहां पर कि जब आप रिवीजन करेंगे बाद में एनसीईआरटी का, तो आपको पहले क्या करना है, उन शॉर्ट लाइंस को, समरी को आपको रीड कर लेना है।
क्योंकि वो समरी जो पैराग्राफ है उसके साथ में ही लिखी हुई है, तो वहां पर आपका फायदा क्या होने वाला है बेटा, कि जब आप उस लाइन को रीड करेंगे, अगर आपको वो लगती है, कंफ्यूज कर रही है या याद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, उसी वक्त उसके पैराग्राफ को रीड कर लेना है। यानी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको पॉइंट हाथों हाथ क्लियर हो जाएगा। ये सबसे जरूरी बात जो है, इसलिए मैं इस पर सबसे ज्यादा जोर देता हूं कि आपको समराइज जरूर से करना है अपने एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स को। आगे देखिए, अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपको क्या करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं उन्हें मार्क कर लेना है, और जैसा मैंने मार्जिन को लिखने का तरीका बताया, अगर कोई कीवर्ड वहां पर आता है जो आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, तो आपको करना क्या है, इन कीवर्ड्स के जो मीनिंग है वो आपको वहां पर लिख लेने हैं अपनी लैंग्वेज में। यानी जो इजीली अंडरस्टैंडेबल आपके लिए लाइंस है और लैंग्वेज है, उस तरह से आपको उसे लिख लेना है, डाउट पूछकर, टीचर से डिस्कस करके या फिर सर्च करके थोड़ा बहुत। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत जरूरी चीज है यहां पर डायग्राम्स। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है डायग्राम्स पर। जहां भी डायग्राम्स आते हैं उन डायग्राम्स को बढ़िया से समझें और एक बार रफ में जरूर से उन्हें बनाकर देख लें। सबसे ज्यादा जो डायग्राम में पूछी जाती है चीज वो है लेबलिंग। क्या किया जाएगा, वहां पर जो लेबलिंग है उसे रिमूव कर दिया जाएगा, ABCD 1 2 3 लिख दिया जाएगा, या फिर कई बार लेबल हटाकर A लिखकर उससे रिलेटेड स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। तो यहां पर आपको यह भी समझना है कि इस डायग्राम को मुझे अच्छे से याद कर लेना है और इससे जरूरी बातें जो पैराग्राफ में लिखी हुई है उन्हें उनसे रिलेट करके लिख देना है। अब देखिए यहां पर ये सारी बातें जो हो चुकी हैं, उसके अलावा सबसे जरूरी बात जो मुझे यहां पर लगती है जो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, वो है कि एक्टिव रिकॉलिंग पर आपको बहुत फोकस करना है। आपने एक पेज पढ़ लिया है एनसीईआरटी का, एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, अगर वो बड़ा पैराग्राफ है और छोटे पैराग्राफ है तो 2-3 पैराग्राफ पढ़ लें या पूरा पेज पढ़ लें। अब आपको क्या करना है, बुक को साइड में रखकर कंसंट्रेट करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, उन लाइंस को रिवाइज करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं रटना शब्द यूज नहीं करता हूं ज्यादातर, पर मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि बायोलॉजी को सिर्फ रीड कर लेने से काम नहीं चलता है। आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, यानी कि बार बार उसको समझना है, या फिर आप खुद को पढ़ा भी सकते हैं। ऐसे महसूस करें जैसे आप टीचर हैं और आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो आप उसे कैसे समझाएंगे, समरी की फॉर्म में। ये बहुत जरूरी है। ये हमारा यहां पर एनसीईआरटी को पढ़ने का एक सबसे जरूरी की पॉइंट है। पूरी तरह से एक तरह से हीरो है ये हमारे रीडिंग का। तो ये वाले पॉइंट हमारे एनसीईआरटी को रीड करने के, शॉर्ट नोट्स बनाने के और एक्टिव रिकॉल करने का। पर अब मैं बात करने वाला हूं यहां पर उन स्ट्रेटजी प्लान के बारे में या फिर उन गलतियों के बारे में जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, पर कौन नहीं करते, टॉपर्स एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से नॉर्मल स्टूडेंट जिन्हें बार बार गलतियों का सामना करना पड़ता है वो क्या करते हैं। तो अब उस पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहली बात जो है कि जो बच्चे यहां पर एनसीईआरटी को सिर्फ उठाते हैं, नोवेल की तरह रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता लगता है कि वो गलत हो गया, तो आपको ये नहीं करना है। आपको बहुत जरूरी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक्टिव रिकॉल और समरी रीड करना, समरी तैयार करना। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, जो गलती एक और बच्चे करते हैं वो करते हैं कि हर एक लाइन को हाईलाइट कर देते हैं। बेटा आपको अपने अंदर ये स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी, ये तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए कुछ लाइंस इजी और कुछ टफ हो सकती हैं। कुछ बच्चों को अलग लाइन टफ लग सकती है और कुछ बच्चों को अलग, तो उस पर आपको ध्यान देना है। सिर्फ उन्हीं बातों को जो कि आपके लिए थोड़ी टफ लगती है या फिर जो आपको ध्यान रखनी है, उन्हीं को हाईलाइट करें। मैंने आपसे कहा कि आप यहां पर ये भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो कम इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से है, तो 2 कलर के आप हाईलाइटर यूज करें।
2 कलर के हाइलाइटर और 2-3 कलर के पेन आप जरूर से रखें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, पर फिर भी वहां पर थोड़ा विजुअल्स अच्छा तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सेम स्ट्रेटेजी कुछ बच्चे अपने हर एक चैप्टर के लिए अप्लाई कर देते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूं, जैसे इवोल्यूशन में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, पर आपको पहले टॉपिक अच्छा क्लियर होना चाहिए। आप जानते हैं, अगर मैं इसकी तुलना करूं रिप्रोडक्शन से या एंडोक्राइन से, तो यहां पर इवोल्यूशन की एनसीईआरटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जेनेटिक्स की एनसीईआरटी कहीं कहीं पर कॉम्प्लिकेटेड है, पर क्या होता है, मैकेनिज्म अगर आपको अच्छे से आता है तो जेनेटिक्स की एनसीईआरटी जो है उसको पढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, उसके अलावा डायवर्सिटी या फिर अगर हम कुछ एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक के बारे में बात करें, यहां एनसीईआरटी की रीडिंग और उसको याद रखना डायरेक्ट होता है, आपको एग्जाम्पल बेस्ड बातें याद रखनी है। तो यहां आपको सेम स्ट्रेटेजी हर एक चैप्टर के लिए अप्लाई नहीं करनी। उसके अलावा जो समरी दी हुई है, यहां पर जो समरी दी हुई है उस समरी को इग्नोर करते हैं बच्चे, और समरी में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन का पेज है उसको भी पढ़ना ना भूलें, क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन पता है तो इस वीडियो के साथ में कमेंट जरूर करना कि इस पैरा से क्वेश्चन आया था। अगला जो है, यहां पर एनसीईआरटी ने एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, और साथ में एनसीईआरटी वैसे बहुत बढ़िया तरीके से एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है पढ़ाई का। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो वो पहले आपको थोड़ा समझाते हैं कि क्या आपने ऐसा देखा है, क्या आपने इस एग्जाम्पल को समझा है। तो कई बार वो हमें ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं टॉपिक के बीच में, जिनको अगर हम समझेंगे तो हमारी नॉलेज, हमारी उस टॉपिक के लिए समझ बहुत अच्छी होगी, और कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना है। उन क्वेश्चंस जो को आपको मार्जिन्स पे उनके जो आंसर हैं वो वहां पर आपको लिख लेने हैं, ताकि आप भूले नहीं। और अगला जो यहां पर पॉइंट है वो है कि आपको बायोलॉजी को लगातार रिवाइज करना पड़ेगा। आप अगर बड़ा टॉपिक है तो उसके हिसाब से, छोटे टॉपिक है तो उसके हिसाब से वीकली और मंथली टारगेट सेट करें। अपने रूम में एक प्लानर तैयार करें, वहां पर आपको लिखना है कि मुझे इस डेट को ये चैप्टर रिवाइज करना है। जो टफ टॉपिक है उनको आपको हर 15 दिन में, 20 दिन में एक रिकॉल जरूर दे देना है, और जो एग्जाम्पल बेस्ड है उनको तो कम से कम 15 डेज में आपको एक बार रिकॉल कर लेना है एग्जाम्पल्स को, और वहां पर रिवीजन में काम आएगी आपकी वो मार्जिन वाली स्ट्रेटेजी। अब सबसे लास्ट का जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि हमारी एनसीईआरटी ने अलग अलग चैप्टर्स को लिंक किया हुआ है कहीं जगह पर। जैसे अगर मैं इकोलॉजी में बात करूं तो इकोलॉजी के अंदर कुछ स्टेटमेंट है जो आपको इवोल्यूशन जेनेटिक्स से कनेक्ट करते हैं। जेनेटिक्स में कई ऐसे स्टेटमेंट हैं जो आपको इवोल्यूशन से कनेक्ट करते हैं। सेल बायो के अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो आके जेनेटिक्स में कनेक्ट होते हैं, जो फिजियोलॉजी में कनेक्ट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो मॉर्फोलॉजी में जाकर कनेक्ट होते हैं। तो आपको यहां पर इन पॉइंट्स को भी रिलेट करना है, क्योंकि जब इनसे क्वेश्चन बनता है तो वो सोचने के लिए मजबूर करता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कई बार हो जाता है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो जो टॉपर्स ये मिस्टेक्स हैं उनको कभी नहीं करते, तो आप भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे पूरे साल, तब आप ये महसूस करेंगे कई बार आपके मार्क्स जो है वो 300, 320 या फिर थोड़े कम पे स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं। तो मैं अब आपको यहां पर 2 की पॉइंट दे रहा हूं, उनको फॉलो करना। सबसे पहला है कि आपको डिकोड करना है एनसीईआरटी का पैटर्न, यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, इससे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन आप डिकोड करें। जैसे कुछ 2 कनेक्टेड स्टेटमेंट हैं तो वहां पर आप ये महसूस करेंगे कि उनसे एआर बन सकता है अच्छा वाला। एक पूरा टॉपिक है, उसमें अलग अलग स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो वो वहां पर आपके इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं,
कई बार कुछ डेफिनेशंस होती हैं, उनसे फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं। कई बार एक साथ कुछ एग्जाम्पल्स दिए होते हैं तो उनसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कई बार अगर कुछ डेटा दिया हुआ है तो वो भी पूछा जा सकता है। और अगर कोई इक्वेशन है, जैसे अगर हम इकोलॉजी में देखें तो इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, तो वहां पर उन इक्वेशन से कुछ न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इन पर आपको ध्यान देना है। उसके अलावा अब आपको फोकस करना है, अगला जो पॉइंट है वो है पीवाईक्यूज पर। जब आप पूरे साल पीवाईक्यूज करते रहें तो अपनी एनसीईआरटी को साथ में मेंटेन करें। जब भी आप कोई पीवाईक्यू करें उस टॉपिक में देखें वो लाइन कहां लिखी हुई है और वहां पर उसको मार्क कर दें। चाहे तो आप सिर्फ पीवाईक्यू लिख सकते हैं, और अगर आपको पता है ये कौन से साल का क्वेश्चन है तो पीवाईक्यू के साथ उस साल का नंबर साल भी लिख सकते हैं। जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अरे ये क्वेश्चन तो आया हुआ है और ये मुझे पता भी है, मुझे आता भी है। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से यहां पर ऐड करें। अब बारी है उस सुपर हैक की जो मैं आपको बता रहा था। अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप किसी चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से एक बार जल्दी से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा इस सुपर हैक को जरूर फॉलो करें। आप जाएं उस चैप्टर की समरी में। सबसे पहले आपको सबसे पहले बेटा क्या पढ़नी है? समरी पढ़नी है। समरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें उस चैप्टर की पता लग जाएंगी, क्योंकि पूरे चैप्टर को कंसाइज करके समरी में फिट किया हुआ होता है। जब आप समरी पढ़ लें देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप वाइज पूरा चैप्टर जो है वो रीड करना है। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होने से कई बार चैप्टर में दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये अगर स्ट्रेटेजी आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ जो इसी साल या इसी सेशन में एग्जाम देंगे 2027 में उनके लिए तो है ही, पर ये स्ट्रेटेजी उनके लिए भी है जिन्होंने अभी 10th पास की है और जब वो 11th में आए हैं। तो आपको आज से ही ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, 11th में भी और 12th क्लास के अंदर भी। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखें और पूरे साल जो है यहां पर इन पॉइंट्स को अप्लाई करें अपनी एनसीईआरटी पर। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन सारी चीजों को एनसीईआरटी में इंक्लूड करके सैंपल के कुछ पेजेस आपको दिखाऊं तो कमेंट करना। आप अगर सैंपल एनसीईआरटी चाहते हैं कि कैसे सर इन्हें सेट किया जाए, पूरे एनसीईआरटी को तैयार किया जाए, तो कमेंट जरूर करना। और इसी तरह से सेशंस को समझते रहें, बढ़ते रहें। बहुत अच्छे से आपका फ्यूचर होने वाला है और एनसीईआरटी आपको आपके मेडिकल कॉलेज तक जरूर पहुंचाएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट।